ये कमरा है भारत के एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, बस 6 फीट लंबा, पर रेंट 18,000। कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये छोटा सा कमरा घिरा है जायंट कोचिंग सेंटर्स से। ये फॉर्म है एक कोचिंग सेंटर का, जिसमें स्टार्टिंग फीस ही है 1,70,000 रुपए। ये गली है जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं और ये सारा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, और जब भी बारिश होती है ये तो यही कूड़ा पूरा रोड पर आ जाता है। इसी कूड़े को पार करके स्टूडेंट्स क्लासेस जाते हैं। थोड़ी सी भी बारिश हो तो ये डेंजरस तारे चिंगारी छोड़ने लगती है। कितनी सारी किताबें ऐसी पूरी भीग जाती हैं, क्योंकि बस एक बार बारिश होती है तो पूरा का पूरा बेसमेंट में पानी चला जाता है। यहीं के छोटे छोटे बेसमेंट्स में पॉलिसी और गवर्नेंस की बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, पर इन क्लासेस में ये नहीं बताते कि ये बेसमेंट्स इल्लीगली बने हैं। 99% के यहाँ पे लाइब्रेरीज बेसमेंट में है, मोस्टली आर इल्लीगल। ये सारे जो टीचर्स हैं बाहर जाकर पॉडकास्ट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर खुद के इंस्टीट्यूट के नीचे देखिए कोई फायर एग्जिट नहीं है। यह इंडिया का यूपीएससी हब, दिल्ली का करोल बाग, ऐसा स्टेशन जिसके नाम को ही कोचिंग सेंटर वालों ने खरीद लिया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आते हैं। मैं राजस्थान जयपुर से आया, मैं इलाहाबाद से, हरियाणा से। हरियाणा, आप चंबल हैदराबाद से आए। यहीं पर एक 70 साल पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कहता तो है कि उसने इंडिया के 1/3 ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं, पर इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक इल्लीगल लाइब्रेरी थी, जिसमें कीचड़ का पानी ऐसा भरा कि 3 बच्चों की जान ले गया। ऑनलाइन में घर रह के पढ़ लो, यहाँ के हाल बहुत खराब है। सोचो, हम देश के कैपिटल में हैं, अभी किसी गांव में नहीं, बस 5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है, और यहीं पर देश के युवा की, मेहनती स्टूडेंट्स की लाइफ की कोई कदर नहीं। हम लोग बुर्बक आदमी है का? पढ़े लिखे स्टूडेंट है, स्टूडेंट। ये कहानी है करोल बाग की, जो एक हब है ऑफ माफियाज, कोचिंग सेंटर के माफिया, लैंडलॉर्ड माफिया और पॉलिटिकल पावर के माफिया। ये कहानी है शिक्षा के मंदिर की, जो एक शिक्षा की दुकान बन गया। यह भारत की राजधानी दिल्ली, जहां 2 यूपीएससी हब्स हैं, जिनकी इंडस्ट्री रिपोर्टेडली 3,000 करोड़ की है। करोल बाग दिल्ली के सेंटर में है, पर हमेशा से दिल्ली ऐसी नहीं लगती थी। 1947 की दिल्ली ऐसी दिखती थी, सिर्फ रेड एरियाज में लोग रहते थे। करोल बाग था दिल्ली के सेंटर नहीं, वेस्ट में, उसके साइड में बिल्कुल खाली जमीन और पेड़ थे बस। उस टाइम का करोल बाग वाज फुल ऑफ मुस्लिम्स, इसलिए तो यहाँ की रोड्स का नाम पड़ा अजमल खान रोड, गफार मार्केट। इनफैक्ट एमडीएच की पहली दुकान भी यहीं खुली थी। शाहरुख खान वाज बोर्न हियर, शक्ति कपूर वाज बोर्न हियर, रणवीर सिंह वाज बोर्न हियर। नॉर्मल वाला नहीं, बेफिक्रे वाला। तुम करोल बाग से तो निकल गए, लेकिन करोल बाग नहीं निकलेगा तुम्हारे अंदर से कभी। गौतम गंभीर भी यहीं के रेजिडेंट हैं, जो यहाँ आए थे ड्यूरिंग पार्टीशन के बाद ऐसी दिखने वाली दिल्ली ऐसे दिखने लग गई। दिल्ली की पॉपुलेशन डबल हो गई, बट मुस्लिम संख्या कम हो गई। करोल बाग के मुस्लिम्स पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान के पंजाबीज आए करोल बाग, और ऐसे करोल बाग एक रेफ्यूजी कॉलोनी बनी। और यहीं पर गवर्नमेंट ने उन्हें 500 स्क्वायर फीट के घर दिए, और बस 6 सालों में 1953 में यहाँ पर खुला ये राउस कोचिंग सेंटर, जो वन ऑफ द फर्स्ट यूपीएससी कोचिंग सेंटर था करोल बाग का। जिसके बाद तो कोचिंग सेंटर्स की लाइन ही लग गई। कई फेमस टीचर्स इनका पार्ट बने, और कोई पार्ट बनने के बाद फेमस हुए। थोड़े एस्पिरेंट्स को ये टीचर्स दिल्ली लेके आए, और थोड़ी लेके आई 1991 की लिबरलाइजेशन। जब इनकम बढ़ी तो एस्पिरेंट्स की एस्पिरेशंस भी। जब ये एस्पिरेंट्स स्टॉप करते तो और लोगों को दिल्ली आने की चाह बढ़ती, और ऐसे ही भारत के अलग अलग कोनों से लाखों लोग दिल्ली आते। दिस स्टेशन इज करोल बाग। दिल्ली की मेट्रो उन्हें पहुंचाती करोल बाग। इसी जगह पर उनकी मुलाकात होती पहले माफिया से, कोचिंग सेंटर्स, जो सब एक ही दावा करते हैं कि वो बेस्ट हैं फॉर यूपीएससी कोचिंग। इन्हीं में से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्पिरेंट चूज करता है और भारी फीस देता है। जैसे ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस का पैम्फलेट है। इसमें बेस फीस ही साफ 1,80,000 रुपए है। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कुछ 60 या 70 हजार हैं, और लाइब्रेरी के लिए भी फीस भरनी पड़ती है कुछ 3,500। और ऐसे ही स्टूडेंट्स चुनते हैं अपने सपनों की दुकान, और ये दुकानें चाहे कितनी भी ओवर क्राउडेड हो, कितनी भी भरी हो, कभी भी किसी पेइंग कस्टमर को ना नहीं कहती। करोल बाग के सफर में फिर एस्पिरेंट की मुलाकात होती है दूसरे माफिया से,
लैंडलॉर्ड्स, जो देते हैं एस्पिरेंट्स को एक रहने का ठिकाना, नॉर्मल प्राइस में नहीं 3 से 4 गुना ज्यादा। एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। यह करोल बाग का एक कमरा और इसी के 5 स्टेशन दूर है मेरा कमरा। दोनों का रेंट करीबन सेम ही है, 15,000 रुपए, बट दोनों के साइज में मैसिव डिफरेंस है। करोल बाग में 15,000 रुपए में कमरा मिल तो जाएगा, पर छोटा, बिना विंडो का, सफोकेट करता हुआ, ऐसा जिसमें कभी कभी तो घुटनों तक पानी भर जाए। और इस छोटे से कमरे को लेने के लिए भी इंसान को रेंट ही नहीं, ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी लैंडलॉर्ड बिना ब्रोकरेज के कमरा नहीं देता। यह है दिल्ली का रेंट कंट्रोल एक्ट। ये एक्ट साफ कहता है कि लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा तो सकता है, बट बस 10%, और वो भी 3 सालों बाद। बट करोल बाग में कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब लैंडलॉर्ड्स ने 50% रेंट बढ़ाया है बस एक ही साल में, और अगर एस्पिरेंट्स ने ये रेंट नहीं भरा तो उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। जो रेंट 10 साल पहले 5,000 हुआ करता था, वो अब 20,000 हो गया है, 4 गुना बढ़ गया है। ये डॉक्यूमेंट ऐसा भी कहता है कि कभी भी रेंट बढ़ाने से पहले लैंडलॉर्ड को नोटिस देना होगा एडवांस में। पर 26 साल की अंजलि गोपनारायण के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसी महीने उन्होंने अपनी जान गंवाई जब उनके लैंडलॉर्ड ने उनका रेंट बढ़ाया। उन्हें बताया जरूर, पर एग्जाम से बस 1 दिन पहले। ये एस्पिरेंट्स दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स दे रहे हैं, तो सोचो ऑलरेडी कितना मेंटल प्रेशर होगा, और ऊपर से लैंडलॉर्ड माफिया का प्रेशर अलग से। घर, कोचिंग, लाइब्रेरी, ये सब का टोटल खर्चा रफली 4 से 5 लाख रुपए हो जाता है हर साल। इस देश की पर कैपिटा इनकम बस 1 लाख की है, तो सोचो कि कितना कुछ दाव पर लगा के आते हैं ये स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स। और इतना पैसा देने के बाद भी लाइफ कुछ खास नहीं मिलती, जिसके दोषी हैं तीसरे माफिया, पॉलिटिकल माफिया, जो इतने निठल्ले हैं कि कभी कूड़ा साफ ही नहीं करते, जिसकी वजह से जब 10 मिनट भी बारिश हो तो पानी घुटनों से भी ऊपर आ जाता है, पानी घरों तक घुस जाता है, बेसमेंट वाले रूम्स तो पूरा भर ही जाते हैं। कल तो यहाँ तक भरा हुआ था। मैं कल पता है भरे हुए पानी में मेस में गया था। मेरे घर वाले बोले घर में रहो। कितने दिन घर में रहूंगा। 2 व्हीलर्स तैरने लग जाते हैं और हर तरफ कचरा फैल जाता है। इसी पानी की बारिश से करोल बाग के 3 एस्पिरेंट्स ने अपनी जान गंवाई। पर उस हादसे से बस कुछ ही दिनों पहले एक एस्पिरेंट प्रगति ने ये फोटोज पोस्ट की थी, जिसमें खराब हालत साफ दिखाई दे रही थी। अगर अथॉरिटीज ये कचरा सही टाइम पर पहले साफ कर दी थी तो शायद वो 3 जानें बच जाती। ये डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी वायर्स खुली पड़ी हैं हर तरफ। कुछ ही हफ्तों पहले इन इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से एक और जान गई। 26 ईयर ओल्ड एक बच्चा अपनी कोचिंग से वापस घर जा रहा था, पानी में फंसा और इन वायर्स की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का शिकार हो गया। एक एस्पिरेंट कनिष्का तिवारी ने इस प्रॉब्लम की कंप्लेंट भी की, बोला कि ये तारे एक खतरा है, पर उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर आए थे, हम सर को बोले थे कि सर कल बारिश में एक इलेक्ट्रिक पोल गिर गए थे। वो बोल रहे थे इलेक्ट्रिक पोल तो गिर गई लेकिन किसी का तो मौत नहीं हुई ना, तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मौत हुई तो ये लोग एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमारा सेफ्टी गाइडलाइंस कुछ नहीं है क्या? ये है दिल्ली का मास्टर प्लान। ये कहता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स 15 मीटर यानी 4 फ्लोर से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, पर यहाँ पर तो 4 फ्लोर, उसके ऊपर 5वां फ्लोर और एक और फ्लोर इलीगली बना रखा है। इमरजेंसी एग्जिट्स की जगह एसी यूनिट्स लगा दिए गए हैं और मोस्टली हर कोचिंग सेंटर के क्लासेस की एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट है, तो ऑफ कोर्स इमरजेंसी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। एक ऑडिट में पता चला कि 500 से भी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो ही नहीं करते, ना फायर एक्सटिंग्विशर है और स्टेयरकेसेस भी बहुत ही नैरो है। इसी की वजह से कई बार करोल बाग में आग लगती है और बहुत सी जानें जाती हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले आग लगी एक पूरी हॉस्टल बिल्डिंग में, पिछले साल एक लाइब्रेरी में, जब 60 बच्चे इंजर हुए बस वायरिंग की गलती के कारण। और तब दिल्ली कोर्ट ने भी बोला कि 95% बिल्डिंग्स में फायर नॉर्म्स ही नहीं थे। और ये लापरवाही, इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये बेसमेंट्स। बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी हुई है। इन्हीं बेसमेंट्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइब्रेरीज बनाते हैं। 1-2 इंस्टीट्यूट्स ने नहीं, 90% इंस्टीट्यूट्स ने बेसमेंट्स में लाइब्रेरी बनाई है और ये सारी इलीगल है, क्योंकि दिल्ली का मास्टर प्लान साफ कहता है कि बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज या पार्किंग के लिए यूज हो सकते हैं। 200 तक बच्चों को इनमें बैठाते हैं। बायोमेट्रिक लॉक्स लगा रखे हैं जो कि इजीली खुलते नहीं है। एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, तो कैसे इमरजेंसी के वक्त बच्चे निकलेंगे? एक इलीगल बेसमेंट के शिकार बने 3 एस्पिरेंट्स। एक सैटरडे शाम जब मोस्टली बच्चे पार्टी या चिल कर रहे थे, 3 बच्चे पढ़ रहे थे राउस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट लाइब्रेरी में। शायद उन पढ़ते हुए बच्चों को ये भी नहीं पता चला होगा कि 5:30 बजे बारिश शुरू हुई और बस 10 मिनट में राउस के बाहर पानी इकट्ठा होने लग गया। बारिश शुरू होने के 1 घंटे बाद एक एसयूवी बाहर से निकली तो ये इकट्ठा हुआ पानी इतना जोर से गेट पर लगा और गेट्स
जोर से गिरे और पानी इतनी जोर से अंदर गया कि पूरा बेसमेंट भर गया। कुछ लोगों को तो गार्ड्स ने बाहर निकाल लिया, बट बाकियों के लिए रिलीफ फोर्स बुलाई जो 3 घंटे बाद पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और ऐसे नाली के पानी में मरे देश के 3 फ्यूचर सिविल ऑफिसर्स, यूपी की श्रेया यादव, तेलंगाना की तानिया सोनी और केरला के निविन डेल्विन, जिनके नाम जल्द ही सब भूल जाएंगे, जिनकी मौत मेरे हिसाब से तो एक एक्सीडेंट नहीं थी, एक मर्डर थी। ऐसा मर्डर जिसके लिए पहली डिमांड है फेयर कॉम्पेंसेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इन माफियाज की वजह से अपनी जान गंवाई है। दूसरी डिमांड है रेंट रेगुलेशन। तीसरी सेफ्टी मेजर्स, रेगुलरली ड्रेन्स क्लियर होने चाहिए और जो बिजली की तारें जानलेवा बन चुकी हैं उन्हें ठीक करना चाहिए। चौथी डिमांड है रेगुलर अकाउंटेबिलिटी। आज करोल बाग आओगे तो कई सारे ऐसे फटे हुए पोस्टर्स दिखेंगे जो कि वही इलीगल लाइब्रेरीज के हैं जो बेसमेंट्स में बनाई गई थी। उनमें अब एमसीडी ने ताले लगा दिए, बट अब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? पहले बच्चे अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज में पढ़ते थे कुछ फीस देके, अब उन्हें ग्राउंड या फिर फर्स्ट फ्लोर वाली लाइब्रेरीज में जाना पड़ रहा है जिनके ओनर्स बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये इशू सिर्फ इस बार के मर्डर का नहीं रहे, बट स्टूडेंट जस्टिस का इशू बने। ये भाई रात से यहाँ पर है, किस लिए? सेफ्टी, सिर्फ सेफ्टी नॉर्म्स है, कुछ नहीं चाहिए। क्यों करते हैं यार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट? ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर है हमारी कंट्री का, बट इन्हीं की बेसिक डिमांड्स नहीं मीट हो रही। ऑलरेडी ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बर्बाद गया। पहले नीट का घपला, नेट का घपला, सीयूईटी रिजल्ट्स में डीले, और अब यूपीएससी वालों को भी अपने हक के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। और ये सब इसीलिए क्योंकि अथॉरिटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रही। तो भाई करोल बाग कोई सबसे बड़ा फेलियर नहीं है, ये तो वन ऑफ द मेनी फेलियर्स है जो इंडियन डेवलपमेंट में होते ही रहते हैं। जैसे इसी साल मुंबई में बिलबोर्ड गिरा, दिल्ली में एयरपोर्ट टूटा, बिहार में ब्रिज गिरे, गुजरात में आग लगी। तो भाई जब हम बड़ी बड़ी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो जरूरी है कि हम बड़ी बड़ी अकाउंटेबिलिटी की भी बात करें और कोशिश करें कि सारा भार इंडिया की बड़ी सिटीज में ना आए और छोटी सिटीज भी डेवलप हो। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि हम बिहार के रिमोट एरिया से पढ़ के एजुकेशन ले सके, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। पता है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स 10 सालों में डबल हो गए हैं। 1 लाख बच्चे ये पेपर देते हैं और पोजीशन सिर्फ 1000 ही होती है। तो इतनी ज्यादा भीड़ में जरूरत है कि हम सब सिर्फ दिल्ली पर ही निर्भर ना रहे, हर सिटी हर स्टेट को एम्पावर करें। मेरा ना यूट्यूब पर एम है कि हम भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं और उसकी कहानी आप तक पहुंचाएं। तो कमेंट में अपने शहर के बारे में, अपने इलाके के बारे में जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ के जाना एंड सब्सक्राइब करना टू योर मेट के क्रिएट।